हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग 1 जनवरी 2022 सीटेट के एग्ज़ाम में जो साइंस का पोर्शन आया था उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लेंगे। निम्नलिखित में से कौन पर्वत श्रृंखला में वृक्षों की विशिष्ट विशेषताएँ हैं। ऑप्शन ए दे रखा है, झुकी हुई शाखाएँ। दूसरा, सुई जैसी पत्तियाँ। तीसरा, मोमी मोटा तना। और फोर्थ ऑप्शन है लंबी तीक्ष्ण जड़ें। तो जो पर्वत श्रृंखला में वृक्ष होते हैं, जो पर्वतीय वृक्ष होते हैं, उनमें जो शाखाएं होती हैं वो झुकी हुई होती हैं, ठीक है, और सुई जैसी पत्तियां होती हैं। तो ऑप्शन ए और बी सही है। तना मोमी मोटा नहीं होता है और लंबी तीक्ष्ण जड़ें भी नहीं होती हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम लोग। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो हमको अभिकथन दे रखा है, समुद्र तट जैसे कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पानी आसानी से उबलता है। बिल्कुल नहीं। पानी जितनी ऊंचाई पे हम लोग जाएंगे, जितना पर्वत पे चढ़ेंगे, जितना ऊंचाई पे जाएंगे, उतनी ऊंचाई पे हमारा पानी बहुत जल्दी उबलता है। तो ये हमारा अभिकथन जो है वो गलत हो जाएगा। और कारण दे रखा है, कम ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब कम होता है। ये भी गलत है, कम ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब अधिक होता है। तो हमारा अभिकथन और कारण दोनों गलत हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है जब प्रकाश की किरण वायु से तेल में गुजरती है। हम जानते हैं कि जब भी प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो जब भी वायु से तेल में जाएगी तो विरल से सघन में जा रही है, तो वह अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। प्रकाश की गति कम हो जाती है और किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन संपर्क बलों के समूह का प्रतिनिधित्व करता है। संपर्क बल वो बल होते हैं जो टच करके लगाए जाते हैं, जिनको टचेबल फोर्स कहा जाता है। तो उसमें विद्युत बल हमारा टचेबल फोर्स नहीं होता है, चुंबकीय बल टचेबल फोर्स नहीं होता है, पेशीय बल होता है, घर्षण बल होता है, गुरुत्वीय बल नहीं होता है। कर्षण बल होता है, पेशीय बल होता है और घर्षण बल भी होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। अगला लेंगे। एक चुंबक 2 टुकड़ों में टूट जाता है। यदि इन दोनों टुकड़ों को एक दूसरे के करीब लाया जाए तो वे कैसा बिहेव करेंगे। तो ऑप्शन दे रखे हैं, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, एक दूसरे से पीछे हटेंगे, आकर्षित या प्रतिकर्षित कर सकते हैं, और फोर्थ है, ना तो आकर्षित करते हैं ना ही पीछे हटते हैं। तो जब भी किसी चुंबक को तोड़ते हैं या चुंबक टूट जाता है तो वह एक नए चुंबक का रूप ले लेता है। यानी कि अब उन दोनों चुंबक में एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल होता है। अगर साउथ और नॉर्थ को पास में लाएंगे तो वो अटैच करेंगे, नॉर्थ और नॉर्थ को पास में लाएंगे तो वो रिपल करेंगे। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो राइट होगा। आकर्षित भी कर सकते हैं और प्रतिकर्षित भी कर सकते हैं। नेक्स्ट लेंगे हम। कक्षा के एक प्रयोग के दौरान एक शिक्षक ने 2 वस्तुएं ली और उन्हें पानी में डुबो दिया। उसने स्प्रिंग बैलेंस यानी कमानीदार तराजू का उपयोग करके रीडिंग रिकॉर्ड की, जैसा कि नीचे दिखाया गया है। तो इस पूरे हमको कोष्टक में दिए गए हैं एक्स, वाई और जेड और क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। ऑप्शंस दिए गए हैं एक्स 108, वाई 108, जेड 10 और क्यू 80। ऑप्शन बी है एक्स 108, वाई 16, जेड 80, क्यू 80। सी ऑप्शन है एक्स 76, वाई 16, जेड 10, क्यू 80। और डी ऑप्शन है एक्स 76, वाई 16, जेड 80, क्यू 10। तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट लेंगे। 3 परख नली हैं, ए, बी और सी। सभी में समान मात्रा और क्षमता के रंगीन तरल पदार्थ हैं। उनमें से प्रत्येक में फिनोल्फ्थालीन की 1 बूंद डाली जाती है। यह देखा गया कि परख नली ए और बी रंगीन रहती है जबकि सी गुलाबी हो जाती है। जब ए और बी में सी का गुलाबी घोल मिलाया जाता है तो यह देखा जाता है कि ए रंगीन रहता है लेकिन बी गुलाबी रंग का हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही अनुमान है। आप सबको पता होगा, जो फिनोल्फ्थालीन होता है वो अम्ल क्षार सूचक होता है, यानी कि एसिड बेस इंडिकेटर होता है। तो जब भी हम अम्ल को फिनोल्फ्थालीन को अम्ल में डालते हैं तो वो रंगीन रहता है, अम्ल अपना कलर नहीं चेंज करता है। लेकिन जो फिनोल्फ्थालीन होता है वो क्षार के साथ में गुलाबी रंग देता है। तो जहाँ पे भी गुलाबी रंग सी में दे रहा है, यानी कि सी जो होगा वो हमारा मजबूत क्षार होगा। मजबूत क्षार जहाँ जहाँ पे है वो ऑप्शन 2 है हमारे, सी ऑप्शन और ए ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि इसमें मजबूत क्षार नहीं कमजोर क्षार दे रखा है। अब इन दोनों ऑप्शन में देखेंगे, जब भी हम सी को ए और बी में डालते हैं तो बी अपना कलर चेंज करता है, यानी कि जो बी है वो
कमज़ोर अम्ल हो जाएगा और ए हमारा मजबूत अम्ल हो जाएगा, क्योंकि ए जो है वो अपना कलर नहीं चेंज करता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट लेंगे, निम्नलिखित में से किसी हुक्म का उपयोग अम्ल क्षार संकेतक के रूप में किया जा सकता है। फर्स्ट है लाल पत्ता गोभी के पत्ते और हल्दी का उपयोग, नमक और हल्दी का उपयोग, केले के पत्ते और पत्ता गोभी के पत्ते का उपयोग, नींबू के रस और हल्दी का उपयोग। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। लाल पत्ता गोभी के पत्ते और हल्दी का उपयोग करते हैं एसिड बेस इंडिकेटर के रूप में। नेक्स्ट लेंगे, रीता अचार को एक बर्तन में रखना चाहती थी। इस उद्देश्य के लिए उसने सबसे उचित बर्तन हो सकता है। तो अचार जो होता है वो क्षारीय होता है, तो उसको रखने के लिए एल्यूमिनियम का बर्तन परफेक्ट नहीं हो सकता, तांबा परफेक्ट नहीं हो सकता, पीतल परफेक्ट नहीं होता। हाँ, कांच का बर्तन जो होता है वो अचार को रखने के लिए परफेक्ट होता है। नेक्स्ट लेंगे, एक सामग्री एम को चम्मच में गर्म किया जाता है और तुरंत एक गैस जार में डाल दिया जाता है और जार को ढक दिया जाता है। जार में थोड़ी मात्रा में पानी मिलाया गया और घोल को नीले लिटमस पेपर से जांचा गया। कागज़ का रंग लाल हो गया। सामग्री एम हो सकती है। तो एम का बताना है कौन सी धातु हो सकती है। सोडियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम या फिर सल्फ़र। तो आपको पता ही होगा कि जो अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, यानी कि जो बाद में हमारा पदार्थ बना है वो अम्लीय है, वो पदार्थ अम्लीय है। तो सोडियम ये धातु नहीं होगी, एल्यूमिनियम भी नहीं होगी, मैग्नीशियम भी नहीं होगी, सल्फ़र होगी। क्योंकि सल्फ़र को जब हम वायु के साथ गर्म करेंगे और उसमें जल मिलाएंगे तो वो H2SO4 बनाएगा। क्या बनाएगा? H2SO4, जो कि एक अम्ल होता है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट लेंगे। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभी कथन दे रखा है, सेल्यूलोज से भरपूर खाद्य पदार्थ मानव के लिए स्थूल खाद्य का अच्छा स्रोत है। ये तो ठीक है। कारण R1 कारण दे रखा है, पाचन के दौरान सेल्यूलोज अवशोषित हो जाता है और तंतुओं में परिवर्तित हो जाता है। तो ये भी सही है। कारण R2 दे रखा है, सेल्यूलोज को पचाने वाले बैक्टीरिया सेल्यूलोज को फाइबर में बदल देते हैं। ये ऑप्शन गलत है, यानी कि अभिकथन ए सही है और R1 उसका सही से एक्सप्लेनेशन करता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट सही हो जाएगा। ए सही है और R1 ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट लेंगे, निम्नलिखित में से किसमें कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है? तो एंजाइम नहीं पाया जाता है पित्त रस में, अग्न्याशयी रस में, अमाशय रस में या लाल रस में। पित्त रस में कोई एंजाइम्स नहीं पाए जाते हैं। अगला लेंगे, दो पात्र ए और बी में क्रमशः 0 डिग्री सेल्सियस पर 50 ग्राम बर्फ और 0 डिग्री सेल्सियस पर 50 ग्राम पानी है। ये दोनों पात्रों को रेफ्रिजरेटर के फ्रीजर में रखा जाता है और थर्मल संतुलन तक पहुंचने की अनुमति दी जाती है। तो कौन सा कथन सही होगा? ऑप्शन दे रखे हैं, ए बी से अधिक ऊष्मक होएगा, बी ए से अधिक ऊष्मक होएगा, ए और बी दोनों समान ऊष्मक होंगे, उनमें से कोई अधिक ऊष्मक खो देगा या निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बी जो होगा वो ए से अधिक ऊष्मक होएगा। अगला लेंगे, 74, हमारे अग्रभाग की कोहनी में जिस प्रकार का जोड़ होता है वह घर के दरवाजे के जोड़ की समान गति से गुजरता है। यह कौन सा जोड़ है? तो जो हमारे कोहनी होती है उसमें कंदुक खली का जोड़ होता है, दुराग्र जोड़ होता है, हिंज जोड़ होता है या फिर स्थिर जोड़ होता है। हमारे जो कोहनी होती है उसके अग्रभाग में हिंज जोड़ पाया जाता है। अगला लेंगे, किस विटामिन के अभाव से घाव से अत्यधिक रक्तस्राव होता है? विटामिन के अभाव से। जब भी विटामिन के का अभाव हो जाता है तो कोई भी किसी व्यक्ति को चोट लग जाती है तो उससे खून जो होता है वो जल्दी से बंद नहीं होता है, लगातार बहता रहता है। तो अगला लेंगे, वायु से प्रकाश निम्नलिखित माध्यमों में क्रमिक रूप से प्रवेश करता है और अंत में बाहर निकलता है। प्रकाश के संवेग में परिवर्तन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर ए वृद्धि कमी वृद्धि कमी वृद्धि कमी वृद्धि, बी ऑप्शन है वृद्धि कमी वृद्धि कमी वृद्धि कमी, सी ऑप्शन है कमी वृद्धि वृद्धि कमी वृद्धि कमी, डी ऑप्शन है वृद्धि कमी वृद्धि वृद्धि कमी वृद्धि। इसमें हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट लेंगे, मनुष्य में श्वसन के दौरान अंतः श्वसन की क्रियाविधि की व्याख्या करने के लिए सही उत्तर क्या है? मनुष्य में जो अंतः श्वसन हो रहा है उसके लिए हमको ऑप्शन दिए गए हैं। वायु अंदर जाती है, पसलियाँ अंदर होती हैं, डायफ्राम नीचे चला जाता है। बी ऑप्शन है वायु बाहर जाती है, पसलियाँ बाहर होती हैं, डायफ्राम ऊपर की ओर बढ़ता है।
सी ऑप्शन है वायु बाहर निकलती है, पसलियाँ बाहर होती हैं, डायफ्राम नीचे की ओर बढ़ता है। और डी ऑप्शन है हवा अंदर चली जाती है, पसलियाँ बाहर निकल जाती हैं, डायफ्राम नीचे चला जाता है। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट लेंगे, रक्त समूह ए वाला एक पुरुष रक्त समूह बी वाली महिला से विवाह करता है, उसके बेटे बेटी का रक्त समूह हो सकता है। अगर ए का व्यक्ति है वो बी से विवाह करता है तो उसके जो बच्चे होंगे वो ए के होंगे, बी के होंगे, ओ के होंगे और ए बी के भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ए बी ओ और ए बी इन सब के हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन लेंगे, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। अभिकथन दे रखा है, जब हम एक मेज़ पर जोर से मारते हैं तो मेज़ पर धीरे से मारने की तुलना पर तेज़ आवाज़ सुनाई देती है। ये तो सही है। इसका कारण R1 दे रखा है, तेज़ आवाज़ बड़ी दूरी तय कर सकती है क्योंकि यह उच्च ऊर्जा से जुड़ी होती है। कारण भी सही है। सेकंड देखेंगे, मृदु ध्वनि की तुलना में तेज़ ध्वनि की आवृत्ति अधिक होती है। आवृत्ति से कोई इसमें फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, तो हमारा अभिकथन ए सही है, R1 उसकी सही व्याख्या करता है। R1 सही व्याख्या करता है ए की, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट लेंगे हम 80, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्न में से कौन उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का एक उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है, सैद्धांतिक अवधारणाओं की खोज प्रमाणन के लिए एक उपकरण के रूप में व्यवस्थित प्रयोग का उपयोग करना। सेकेंड ऑप्शन है, परिचित अनुभव के माध्यम से विज्ञान की अवधारणाओं को सीखना। थर्ड ऑप्शन है, सरल तकनीकी इकाइयों और मॉड्यूल को डिजाइन करने के लिए हाथों का प्रयोग करना। फोर्थ ऑप्शन है, वैज्ञानिक अवधारणाओं तक पहुंचने के लिए गतिविधियों का प्रयोग करना। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, सैद्धांतिक अवधारणाओं की खोज प्रमाणन के लिए एक उपकरण के रूप में व्यवस्थित प्रयोग का उपयोग करना। नेक्स्ट लेंगे, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प वैज्ञानिक सिद्धांत का सबसे उचित वर्णन है। वैज्ञानिक सिद्धांत अवलोकनीय परिघटनाओं के बीच संबंधों का विवरण है। वैज्ञानिक सिद्धांत गहन वैज्ञानिक परिकल्पनाओं के उत्पाद हैं। वैज्ञानिक सिद्धांतों की तुलना में वैज्ञानिक परिकल्पनाओं को उच्च दर्जा प्राप्त है। वैज्ञानिक परिकल्पनाएं वैज्ञानिक सिद्धांतों की तुलना में विज्ञान के अधिक वैध उत्पाद हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, वैज्ञानिक सिद्धांत अवलोकनीय घटनाओं के बीच संबंधों का विवरण है। नेक्स्ट लेंगे, एक शिक्षिका अपनी 7वीं कक्षा के छात्रों से निम्नलिखित प्रश्न करती है, इनमें से कौन सा ज़्यादा है, 1 किलो कपास या फिर 1 किलो लोहा। शिक्षिका ने पाया कि बड़ी संख्या में छात्र सोचते हैं कि 1 किलो लोहा 1 किलो कपास से भारी होता है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति इस विचार को संबोधित करने में सबसे कम उपयोगी होगी। ऑप्शन दे रखे हैं, घनत्व की अवधारणा को परिभाषित करना। सेकंड है, तराजू द्वारा दोनों की तुल्यता का प्रदर्शन करना। थर्ड ऑप्शन है, कपास की गेंदों और विभिन्न आकार के लोहे के खंडों को पकड़ना और तौलने का अवसर प्रदान करना। फोर्थ ऑप्शन है, भारीपन और घनत्व के बीच अंतर की व्याख्या करना। तो इसमें पूछ रहा है सबसे कम उपयोगी होगी, तो सबसे कम उपयोगी होगी अवधारणा की व्याख्या करना, अवधारणा को परिभाषित करना। तो व्याख्या करना तो पॉजिटिव होता है, अवधारणा की परिभाषित करना ये हमारा सबसे कम उपयोगी हो जाएगा। तो फिर अगला लेंगे क्वेश्चन 83। शोध हमें बताते हैं कि बच्चे औपचारिक विज्ञान सीखने के लिए कई पूर्व विचारों को ध्यान में रखते हैं जो वैज्ञानिक व्याख्याओं से मेल नहीं खाते हैं। इन विचारों के संबंध में कौन सा सत्य नहीं है, कौन सा सत्य नहीं है पूछ रहा है। तो इसमें पहला ऑप्शन है, वे रोज़मर्रा के अनुभवों पर आधारित है, ये तो पॉजिटिव है। उन्हें आसानी से बदला जा सकता है, नहीं बदल नहीं सकते, उनके अनुभव को आसानी से बदल नहीं सकते। वे बच्चों की स्कूली शिक्षा को प्रभावित करते हैं, हाँ बिल्कुल करते हैं। और डी ऑप्शन है, वयस्क भी इन विचारों को धारण कर सकते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी रॉन्ग है और यही हमारा राइट है क्योंकि वो रॉन्ग ही पूछ रहा था। नेक्स्ट लेंगे, सामाजिक संरचनावाद के अनुसार विज्ञान के सार्थक बोध के निर्माण में विद्यार्थियों की सहायता करने हेतु सबसे महत्वपूर्ण शिक्षण रणनीति क्या है। गतिविधि मार्गदर्शन का उपयोग करने वाले छात्रों के लिए अक्सर गतिविधियों का संचालन करना हो सकता है। बी ऑप्शन है, छात्रों के वैज्ञानिक विचारों को प्रदर्शित करने के लिए मॉडल तैयार करने के लिए कहना, मॉडल हो सकता है। छात्रों को अनेक संख्यात्मक प्रश्नों को हल करने के लिए प्रोत्साहित करना, नो। और डी ऑप्शन है, विज्ञान के बारे में बात करने, सोचने, बहस करने और लिखने में छात्रों की मदद करना। सबसे ज़्यादा अच्छा ऑप्शन यही है हमारा, विज्ञान के बारे में बात करने, सोचने, बहस करने और लिखने में छात्रों की मदद करना। नेक्स्ट लेंगे 85 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विज्ञान शिक्षार्थियों के चिंतन या विचारों का आकलन करने में सबसे कम सहायक होगा। सबसे कम सहायक पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए है, छात्रों को प्रदर्शनी या पोस्टर लगाने के लिए कहना हो सकता है।
ऑप्शन नंबर बी है आमने सामने की बातचीत, ये तो पॉजिटिव है। छात्रों का गहन साक्षात करना, ये भी सही है, साक्षात्कार करना। और डी ऑप्शन छात्रों को अवधारणा मानचित्रों रेखा चित्रों के माध्यम से अपनी चिंतन प्रक्रियाओं को चित्रित करने के लिए कहना, तो ये भी सही है। तो इसमें हमारा सबसे कम पॉजिटिव जो है वो ऑप्शन नंबर ए है, यही हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन लेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विज्ञान में एक परिकल्पना के परीक्षण के लिए सबसे उपयुक्त है? पहला अवलोकन है, दूसरा प्रयोग, तीसरा समूह चर्चा और चौथा समस्या समाधान। तो विज्ञान में सबसे ज़्यादा जो उपयुक्त होता है वो प्रयोग होता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट लेंगे, एक छात्र के अनुसार आटा और नमक जैसे पदार्थ तरल होते हैं क्योंकि वे उस पात्र का आकार ले लेते हैं जिनमें उन्हें रखा जाता है। छात्र के इस दावे पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? ऑप्शन नंबर ए दे रखा है, एक द्रव पदार्थ का कोई निश्चित आकार नहीं होता है और उस पात्र का आकार ले लेता है जिसमें उसे डाला जाता है, इसलिए नमक और आटा तरल पदार्थ हैं। नो, ये नहीं होगा, ये गलत है। बी ऑप्शन है, वे ठोस होते हैं क्योंकि आटे या नमक के छोटे अनाज के पूरे द्रव्यमान का एक निश्चित आकार नहीं होते। हाँ, ये सही हो सकता है। थर्ड ऑप्शन है, आटा और नमक तरल नहीं है क्योंकि वे आर्द्रक गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं, परंतु वे तरल पदार्थ हैं क्योंकि वे प्रवाहित हो सकते हैं। ये भी नहीं। ठोस की परिभाषा अधूरी है क्योंकि उसमें आटा और नमक जैसे पदार्थ शामिल नहीं होते हैं, ये भी गलत है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेंगे, 88, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति प्रकाश के प्रकीर्णन के सिद्धांत पर उचित एवं सार्थक स्पष्टीकरण प्रदान कर सकती है? पहला है प्रकाश के प्रकीर्णन को दर्शाने वाला चार्ट, प्रकाश के प्रकीर्णन को दर्शाने वाला एनिमेटेड वीडियो। थर्ड है शिक्षार्थियों द्वारा कोलाइडी विलयन पर प्रकाश के प्रकीर्णन का अवलोकन करना। यहाँ पे बच्चे करके सीख रहे हैं, तो ये हमारा ऑप्शन सबसे ज़्यादा बेटर है। तो नेक्स्ट लेंगे, 89, निम्नलिखित में से कौन सी एक रचनावादी विज्ञान कक्षा की विशेषता नहीं है पूछ रहा है। तो छात्र संख्यात्मक प्रश्न को हल करने के विभिन्न तरीकों पर चर्चा करेंगे, हो सकता है विभिन्न तरीकों की बात कर रहा है। शिक्षक छात्रों की गलत प्रक्रियाओं को नज़रअंदाज करते हैं, नहीं, ये नहीं होगा। क्षेत्र भ्रमण के दौरान शिक्षक विद्यार्थियों के संवाद को सुनते हैं, ठीक है। छात्र जांच की योजना बनाते हैं, ये भी ठीक है। हमारा इसमें ऑप्शन बी गलत हो जाएगा क्योंकि शिक्षक छात्रों की गलत प्रक्रियाओं को नज़रअंदाज नहीं करेंगे। नेक्स्ट लेंगे, लास्ट क्वेश्चन है ये हमारी सीरीज़ का, 90, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही को चुनें। तो कथन दे रखा है S1, उगते सूरज को सभी मौसमों में दिशा का पता लगाने के लिए उपयुक्त मार्गदर्शक नहीं माना जा सकता है, तो ये तो हमारा सही है क्योंकि सूरज जो होता है वो हमेशा दिशा नहीं बता सकता है। ठंडक में कुछ और दिशा बताता है, गर्मी में कुछ और। तो S1 तो हमारा सही है। अब उसके कारण देख लेते हैं। सॉरी, इसमें सारे कथन ही दे रखे हैं। तो दूसरा कथन S2 दिया है, सूर्योदय का बिंदु लगातार बदलता रहता है। हाँ, ये बात तो सही है, सूर्योदय का बिंदु लगातार बदलता रहता है। थर्ड है, ग्रीष्म संक्रांति के दौरान सूर्योदय का बिंदु उत्तर की ओर शिफ्ट हो जाता है, नहीं, ये गलत है। और फोर्थ हमारा कथन है, शीतकालीन अयनांत के दौरान सूर्योदय का बिंदु दक्षिण की ओर खिसक जाता है, ये भी गलत है। यानी कि हमारा ऑप्शन ए और बी दो सही हैं, दो गलत हैं। S1 और S2 सही है, तो S1 और S2 हमारे ऑप्शन बी में दिए गए हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको हमारा आज का ये सेशन? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।